हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम बातें करते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में। उनका लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं, उनका आने वाला ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ हिस्ट्री देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट में हमें टॉपिक दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। स्टॉक्स रिलेटेड चाहिए या फिर टर्मिनोलॉजी कोई समझ में नहीं आ रही है, जैसे डिविडेंड है, पी रेशो है, इन सब पे हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए, आज का स्टॉक है IRFC। तो IRFC को अगर हम विकिपीडिया के पेज पे सर्च करेंगे तो इसका पूरा नाम है दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर विकिपीडिया के पेज पे आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है और ये उसकी सब्सिडरी है। और इसका काम क्या है कि ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जुटाती है मार्केट से और अदर बोरोइंग से फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक्सपेंशन कैसे होता है दोस्तों? ये अपने लिए स्टेशंस बनाते हैं, इंडियन रेलवे ट्रैक बनाते हैं। आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे बुलेट ट्रेन, DFCC, फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो IRFC जो स्टार्ट है वो बोरोइंग उन्होंने स्टार्ट किया 1987 और 88 में उन्होंने स्टार्ट किया। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई। और आप आगे देखेंगे तो IRFC जो फंड रेज करता है वो बॉन्ड और बैंक से करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से करता है। और इस साल इसने अपना IPO भी रिलीज किया था, इशू किया था जनवरी 18 में, और जो कि NSE BSE पे जनवरी 29 2021 में लिस्ट भी हुआ है। तो आपको देर न करते हुए उसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। उसका वेबसाइट एड्रेस आप देख सकते हैं दोस्तों, irfc.nic.in है। और ये इसका दोस्तों देखेंगे तो ये ऑपरेशन के 3 तरीके से काम करते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर इंडियन रेलवे को किसी भी तरह का अपना एक्सपेंशन करना है, मतलब स्टेशंस बनाने हैं, ट्रैक बिछाने हैं, अपना रोलिंग स्टॉक्स लेने हैं, एसेट्स कोई खरीदना है, तो उसको जो है IRFC की मदद से ही वो फंड ले सकता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया हुआ है, ये एक रूल बनाया हुआ है कि अगर इंडियन रेलवे को पैसे की जरूरत है तो वो इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ही लेगा और उसको कॉस्ट प्लस मार्जिन पे उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा। जितना कि वो मार्केट से उठाता है उसमें कुछ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा रहता है जो कि इसका नेट प्रॉफिट रहता है दोस्तों। तो आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक जो है एक तरह की मोनोपोली को कैरी करता है। मोनोपोली के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। स्टॉक्स बताऊंगा आपको स्टॉक मार्केट में कि कौन कौन से स्टॉक्स मोनोपोली रखते हैं, उनके कौन कौन से ब्रांड मोनोपोली रखते हैं। यहाँ मैं आपको छोटा सा एक आइडिया आगे चल के मोनोपोली के बारे में दूंगा कि मोनोपोली किस तरह से ये स्टॉक रखता है। इस वीडियो में दोस्तों हम आगे चल के बात करेंगे, पहला कंपनी और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके प्रमोटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके वैल्यूएशंस के बारे में, ग्रोथ हिस्ट्री और फ्यूचर विजन के बारे में, स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में, लेटेस्ट न्यूज हम देखेंगे कि लेटेस्ट न्यूज इस शेयर में कौन सी आई है। उसके बाद आपको डिविडेंड के रूल और बाकी की चीजें, जो जरूरी चीजें स्टॉक से जुड़ी हुई, यील्ड, डिविडेंड यील्ड कितना है दोस्तों, और फ्यूचर में हमें इस शेयर को होल्ड करके क्यों रखना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है, कंपनी को अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी 1986 में 12 दिसंबर 1986 में न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है दोस्तों। और ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है 3 चीजों पे ऑपरेट करता है। पहला है लीजिंग, दूसरा है लैंडिंग, तीसरा है बोरोइंग। लीजिंग में दोस्तों देखिए क्या आता है। लीजिंग में रोलिंग स्टॉक एसेट और प्रोजेक्ट एसेट आते हैं इंडियन रेलवे के। ये क्या करता है दोस्तों, रोलिंग स्टॉक एसेट में क्या आते हैं, जो मूवेबल एसेट होते हैं जिनमें वैगन, लोकोमोटिव, बोगीज, ये सब आते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो जब भी इंडियन रेलवे को चीजें खरीदनी होती हैं वो IRFC उसके लिए क्या करता है, IRFC डायरेक्ट मार्केट से इन चीजों को खरीदता है, जैसे कोच, लोकोमोटिव, वैगन, अदर मूविंग मशीन, कोचेस डायरेक्ट खरीदता है, मार्केट में पैसा पे करता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इस एसेट को लीज पे देता है दोस्तों 30 ईयर के लिए। आप देखेंगे क्लियर लिखा हुआ है 30 ईयर के लिए वो उसको लीज पे देता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, प्राइमरी कंपोनेंट 15 साल का और सेकेंडरी कंपोनेंट वो भी 15 साल का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों,
आगे चल के आप देखिए, ये 30 साल तक जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ईएमआई प्लस इंटरेस्ट आईआरएफसी को पे करता है। यहाँ देखिए हाफ ईयरली बेसिस पे वो उसको पे करता है, मतलब 6 मंथली इसको पे करता है। तो जाहिर सी बात है मार्केट से कम रेट पे पैसा उठाकर ये थोड़ा सा ज्यादा अपना मार्जिन लगाकर इंडियन रेलवे को देता है। और 30 ईयर के बाद ये जो एसेट है, ये एसेट इंडियन रेलवे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों किस तरह से काम करता है, ये चार्ट है, लीजिंग प्रोसेस फ्लो है, बॉन्ड सब्सक्रिप्शन किया जाता है, उसके बाद एसेट ले लिया जाता है, रील्स रेंटल लगाए जाते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट होता है, दोबारा बॉन्ड और सब्सक्राइबर को आईआरएफसी पैसा दे देता है रिटर्न। लीज एसेट्स में आप देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से एसेट्स आते हैं और कब से काम कर रहे हैं, कितना बड़ा फंड है। द आउटस्टैंडिंग लीज रिसीवेबल टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एज ऑन मार्च 31, 2017 इज 96,280 करोड़। मतलब कितना बड़ा फंड ये लोग इंडियन रेलवे के लिए अरेंज कर रहे हैं। तो लीजिंग में दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया है। अभी लैंडिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो लैंडिंग क्या होता है, इंडियन रेलवे का जो बाकी का जो सब्सिडरी कंपनी है, जैसे आरवीएनएल है, मेन आरवीएनएल दोस्तों, दूसरा कोंकण रेलवे है, रेलटेल है, पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन है, इसके लिए ये फंड को अरेंज करता है। 2011-12 से इसने फंड अरेंज करना स्टार्ट किया है दोस्तों। आपको पता होगा आरवीएनएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, रेलटेल जितना भी टेली कम्युनिकेशन है रेलवे का, उसमें हर स्टेशन पे जैसे देखेंगे वाईफाई वगैरह पूरा रेलटेल कर रहा है, तो इसको पूरा फंडिंग कर रहा है। अब नीचे देखिए, beside the company has been assigned the additional task of funding railway projects through institutional finance to the extent of 1.5 lakh crore by 2019-20। मतलब 2019-20 में ये 1.50 लाख करोड़ का इन्होंने फंडिंग किया है। अभी देखिए दोस्तों एक चार्ट है किस तरह से लोग फंडिंग करते हैं लैंडिंग में, और लैंडिंग टू इंडियन रेलवे इन्होंने देखिए दोस्तों कितना किया है, काफी इन्होंने फंड रेज किया है उनकी सब्सिडीज कंपनी के लिए। आईआरसीटीसी के लिए भी इन्होंने फंड रेज किया है, आईआरसीटीसी पे मैं नेक्स्ट अपना वीडियो लेके आऊंगा। तो इसका दूसरा मॉडल हो गया लैंडिंग। तो लैंडिंग में आप समझ गए होंगे कि सब्सिडरी कंपनियों को पैसा मार्केट से उठाकर अपना कॉस्ट प्लस मार्जिन अरेंजमेंट जो है इनका कर पैसा देते हैं और उनसे भी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं। तीसरा मॉडल है इनका दोस्तों बोरोइंग। तो बोरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोरोइंग ये पैसा मतलब मार्केट से लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बराबर इनको हेल्प किया जा रहा है, इसको बूस्ट किया जा रहा है मार्केट से पैसा लेने के लिए। उसका मेन पैसा जो लेते हैं ये एलआईसी से दोस्तों 1.5 लाख करोड़ इन्होंने एलआईसी से एमओआर के जरिए लिया हुआ है पैसा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। दो तरह के बॉन्ड ये लोग रेज करते हैं मार्केट में, वो एक न्यूज में आपको दिखाऊंगा। टैक्सेबल बॉन्ड होते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड होते हैं। इक्विटी में इन्होंने अपना शेयर मार्केट में लिस्ट कर ही दिया है, तो वहां से अपना पैसा एक रेज करते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अगर मेन पेज पे जाएंगे तो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है प्रमोटर एंड शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पर आपको इनके सीएमडी के बारे में बताना चाहता हूँ, श्री अमिताभ बनर्जी। इन्होंने 2019-20 में ही चार्ज लिया है, काफी क्वालिफाइड पर्सन लगते हैं ये। यहाँ देख सकते हैं आप, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा बहुत क्वालिफाइड है। और आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। moneycontrol.com की वेबसाइट पे चलकर आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखा दूं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है दोस्तों। ज्यादातर पार्ट इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसका प्रमोटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 86.36% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 75% इनको करना पड़ेगा। तो मतलब 11-12% का जो शेयर है वो मार्केट में डी इन्वेस्ट किया जाएगा, मार्केट में उसको बेचा जाएगा। एफएफआईज अगर आप देखेंगे दोस्तों, एफएफआईज के पास 1.44% है, जो कि बहुत कम है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है जब रेलवे इसको बेचेगा, आईआरएफसी इसको बेचेगा मार्केट में 11-12%, तो एफएफआईज और डीआईआईज बहुत ज्यादा इसमें स्टेक ले सकते हैं। डीआई के पास 4.24%
शेयर है दोस्तों, और पब्लिक मतलब हम लोग के पास जो शेयर है वो लगभग 8% है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें आगे अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए एक्चुअली हमें। ये इस तरह का शेयर है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, प्रमोटर होल्डिंग में 31 मार्च 2021 का डेट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 86.36%। एफएफआई का डाटा अवेलेबल नहीं है, डीआई का डाटा एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, और हमारे पास तो है ही दोस्तों जो शेयर है इंडिविजुअल बॉडीज के पास। तो फाइनेंशियल्स के अगर हम ऊपर बात करेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते जा रहा है। देखिए 2016, 17, 18, 19 में थोड़ा सा बराबर रहा है, उसके बाद 20 में देखिए कितना ऊपर गया है, और 21 में इनका रेवेन्यू और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है क्योंकि काफी इन्होंने मार्केट से पैसा रेज किया है, बॉन्ड थ्रू एंड इक्विटी मार्केट में आया है। देखिए नेट प्रॉफिट देखिए लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है, लगातार 35 डिग्री पे इनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। आने वाले टाइम में अच्छा ईपीएस भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। अभी इतना अच्छा ईपीएस जनरेट नहीं हुआ है, ईपीएस अच्छा जनरेट होगा। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो में आप अगर बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर की बिल्डिंग है, तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा इसमें शो हो रहा है। तो ये हो गई बात फाइनेंशियल्स के बारे में। लेकिन इस शेयर को हमें अपनी होल्डिंग में क्यों रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? तो इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है दोस्तों, वो आप देखिए, इसी की वेबसाइट पर ये पेज आपको मिल जाएगा, पॉलिसीज के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है दोस्तों कि 30% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैसा रहेगा वो डिविडेंड की फॉर्म में इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए। तो जब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए तो वो हमें भी हर साल मिलता रहेगा। तो कम से कम इसका डिविडेंड यील्ड 7 से 8% है दोस्तों। मैंने खुद इस आईपीओ को लिया था, 26 रुपए पे मुझे आईपीओ मिला था। उसके बाद 1 रुपए 5 पैसे इसने डिविडेंड दिया जो कि इनकम डिविडेंड था। कुछ चीजों पे फैक्टर पे डिविडेंड डिपेंड करता है, वो यहाँ पे इन्होंने शो किया है गवर्नमेंट ने। तो अगर आप इस शेयर को अपनी होल्डिंग में रखते भी हैं दोस्तों, तो ये आपको कम से कम अगर 8% की अगर डिविडेंड यील्ड है, अगर 6-7% भी उन्होंने दिया, तो एक तरह से एसबीआई आपके पैसे पे सेविंग अकाउंट में 2.5% का आपको रिटर्न देता है, इंटरेस्ट देता है एनुअली। तो उससे तो ज्यादा ही है। मतलब आप इस शेयर को अपनी होल्डिंग में रखेंगे तो आपको उतना पैसा तो मिल ही जाएगा, आपका इंटरेस्ट जितना। तो दोस्तों आगे चल के हम बात करेंगे इस कंपनी का ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो रेलवे के एक्सपेंशन के लिए दोस्तों, रेलवे के एक्सपेंशन के लिए ये जो कंपनी है बहुत काम कर रही है। इसका पूरा जो काम है, रेलवे आपको पता है कि जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत बड़ा एक रेलवे नेटवर्क है जो कि अभी देश के हर कोने तक रेलवे पहुंचेगा। ये काम करता है रेलवे नेटवर्क एक्सपेंशन के बारे में। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्रीज हुआ है दोस्तों, डीजल से हम इलेक्ट्रिक पे आए हैं। कोचेज भी, लोकोमोटिव भी डीजल से इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, स्टीम से डीजल पे, डीजल से इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट दोस्तों, आगे चल के मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में ये लोग अपना निवेश करना चाहते हैं, उनको पैसा फंडिंग कराना चाहते हैं। अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो देखिए दोस्तों स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है कंपनी का। 0 प्रमोटर प्लेज है, प्लेजिंग नहीं है स्टॉक में। वीकनेस अभी शो हो रहा है दोस्तों क्योंकि शेयर ने अभी परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया है। अपॉर्चुनिटीज काफी है दोस्तों, और थ्रेट्स बिल्कुल भी नहीं है। ये दोस्तों ये जो शेयर है आपको बता देता हूँ, रिसेंटली ये एफटीएससी इंडेक्स पे भी, जो वर्ल्ड इंडेक्स है उस पे भी लिस्ट हो गया है। और आगे चल के आपको बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी क्या है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक जीडीपी प्लान है उसमें रेलवे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये शेयर कहीं ना कहीं आगे चल के एक ब्रेकआउट दे सकता है। यूनियन बजट जो कि 2021 के लिए फंड जो कि अलोकेट हुआ है वो 1610 बिलियन रुपीस फंड रेज हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और लीज इनकम कंपनी का जो है 14% सीएजीआर से 2018 से 2020 में ग्रो किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 2018 से 2020 में
CAGR से ग्रोथ किया वो 13% है दोस्तों, तो काफी है। और अगर आपको मोनोपोली बता दूं तो इसका मोनोपोली ये है दोस्तों कि इस कंपनी का काम जो कर रहा है वो कोई और कर नहीं सकता है। मोनोपोली एक बहुत बड़ी चीज है जो ये शेयर कैरी कर रहा है। वो सिर्फ एक सप्लायर होता है मोनोपोली में, कंपटीशन इनका कोई नहीं है। इनके जैसे मार्केट में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया हुआ है कि इनसे ही फंड लेना है। मोनोपोलिस्ट कंट्रोल प्राइस, प्राइस मेकर होता है, अपने प्राइस पे देता है। तो स्टॉक में आगे चल के अगर बात करें तो दोस्तों ये 24.5 रुपए पे लगभग ट्रेड हो रहा है। 52 वीक अगर लो देखेंगे तो लगभग 21 रुपए, और 52 वीक हाई देखेंगे तो लगभग 27 रुपए तक गया हुआ है। स्टॉक एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। आगे चल के अगर मैं स्टॉक से जुड़ी हुई आपको अगर बातें बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कंपनी ने बॉन्ड के जरिए लगभग 2000 करोड़ रुपए जून में रेज किए हैं फॉर 20 ईयर बॉन्ड। इनका जो है 2021 में भी बॉन्ड इशू किया, तो 2041 तक ये बॉन्ड रहेगा, और अच्छे खासे इंटरेस्ट पे जो बॉन्ड है ये इशू किया है इन्होंने। लगभग 2 जून को ये बॉन्ड क्लोज हुआ है। क्रिसिल में इस बॉन्ड की जो रेटिंग है ट्रिपल है, और फिच रेटिंग में इन्होंने ट्रिपल बी माइनस इसके बॉन्ड को रेटिंग दी है। कंपनी आगे बोलती है कि वो इंडियन रेलवे के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जैसे DFCC है और स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है न्यू दिल्ली एंड मुंबई CST, वहां पे वो फंडिंग करना चाहते हैं। अदर उनका प्लान है कि वो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, जो कि बुलेट ट्रेन हम बोलते हैं, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, वहां पे एक्सटेंडेड पार्ट में ये लोग फंडिंग करना चाहते हैं। और यहाँ एक बात ये निकल के आ रही है, अगर दोस्तों ये हो गया तो काफी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एफसी के शेयर में, फ्यूचर ग्रोथ और विजन में। ये बोलते हैं कि इनके पास इतना पैसा है कि इंडियन रेलवे के अलावा जो प्राइवेट प्लेयर है उनको भी ये लोग फंडिंग करना चाहते हैं। तो अमिताभ बनर्जी जो इनके चेयरमैन, उन्होंने देखिए क्या बोला है, एज सच अवर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल permits us to finance any sector which has forward or backward linkage with the इंडियन रेलवे। मतलब किसी भी तरह से इंडियन रेलवे के साथ कोई भी जो सेक्टर है उसको ये लोग फंडिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक फॉर कनेक्टिविटी। मतलब इंडियन रेलवे का अगर कोई बड़ा वेयर हाउस है, वहां तक कोई रोड जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, तो ये NHPC को भी फंडिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी फंडिंग कर सकते हैं, जैसे किसी किसी पोर्ट में डायरेक्ट ट्रेन अंदर जाती है और काफी माल लोड अनलोड होता है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा है कि ये लोग वहां से उनको भी फंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये हो गया तो काफी बड़ा एक बूस्ट इस सेक्टर में आ सकता है। अभी तक शेयर ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये परफॉर्म करेगा। और कंपनी ने देखिए कितने ज्यादा फंड, मतलब 65,300 करोड़ उनका जो प्लान है वो अप्रूव किया है 2021-22 के लिए। और ये टैक्सेबल बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड और बाकी LIC वगैरह से भी काफी पैसा उठाएंगे, और बहुत सस्ते में ये लोग जो पैसा उठाते हैं दोस्तों। शेयर में मोनोपोली बहुत ज्यादा है, मतलब एंटी बैरियर इतना है कि प्राइस मेकर है, एंटी बैरियर है, लीगल सेंक्शंस हैं काफी। तो इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अगर फ्यूचर में ये शेयर अगर ब्रेकडाउन देता है तो इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगला स्टॉक मुझे जरूर आप प्रेफर करें, सजेस्ट करें कि किस स्टॉक के बारे में आपको जानना है दोस्तों। तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय।